हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कौशल स्टडी पॉइंट पर। साथियों, आज हम साइकोलॉजी के 30 प्रश्न यहाँ पर साथियों करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको रीट 2022 के अंतर्गत आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे साथियों। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रीट लेवल 1 से संबंधित सभी साथी जुड़ जाएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी साथी इन प्रश्नों को देख सकें साथियों। ऐसे प्रश्न आपको कहीं नहीं दिखेंगे साथियों। ठीक है, रीट लेवल 1 से संबंधित जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कि 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं साथियों, तो वो अपना प्रैक्टिस सेट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। देखिए, सभी साथियों से निवेदन है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि जैसे ही अगली क्लास आपके लिए डाली जाएगी साथियों तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन है वो पहुँचता रहे। आइए चलते हैं प्रश्न श्रृंखला की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपयुक्त कथन किसका है साथियों? इसमें बात की गई है वो स्मृति को लेकर की गई है साथियों की स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यानी कि जो चीज़ आपने सीखी है उसको स्मृति में वापस से उपयोग करना ही एक स्मृति कहलाती है साथियों। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन जो दिया गया है साथियों वो वुडवर्थ जी के द्वारा दिया गया है साथियों। वुड पर कार्य करना यानी कि वुडवर्थ का मतलब है, अब वुड मान लकड़ी और वर्थ मान कार्य करना, यानी कि लकड़ी पर आप जो कार्य करते हैं वो उस वस्तु का आप सीधा उपयोग करते हैं अपनी स्मृति के रूप में। तो ये किसने कहा? ये वुडवर्थ ने कहा है साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है साथियों कि अभिक्षमता अभिक्षमता परीक्षण का कौन सा प्रकार है साथियों? अभिक्षमता की यहाँ पर बात की गई है, तो ये कौन सा प्रकार है? क्या सामान्य या विभेद अभिक्षमता का परीक्षण है, विशिष्ट क्षेत्र में अभिक्षमता परीक्षण है साथियों, या ए में भी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है साथियों? तो लगाइए इस पर अपना राइट आंसर क्या हो सकता है। आप सभी भी अपने आंसर जरूर कमेंट में करें साथियों। देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन का कमेंट में आप आंसर करें, या फिर आप साथ ही अपने जो एक फॉर्म नेट लेकर उस पर अपना आंसर पहले लिखें और बाद में उसको चेक जरूर करें कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो अब अभिक्षमता जो परीक्षण का कौन सा प्रकार है साथियों? तो अभिक्षमता परीक्षण इनमें से कोई सा भी प्रकार नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब चलते हैं आगे कि रुचि किसी प्रवृत्ति का क्रियात्मक रूप है। कथन किसका है? रुचि के बारे में बात की गई, यहाँ पर आपके इंटरेस्ट के बारे में बात की गई साथियों। तो रुचि किस प्रवृत्ति का क्रियात्मक रूप है? तो ये कथन किसने कहा है साथियों? देखिए, कथन से भी जो कथन है जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए उनके बारे में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हर बार भर्ती परीक्षा के अंतर्गत 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे जरूर। ठीक है, तो रुचि किसी प्रवृत्ति का क्रियात्मक रूप है, यह किसने कहा है साथियों? तो रुचि ये किसने कहा? ये कहा है साथियों जेम्स ड्राइवर के द्वारा साथियों। देखो, आपको इसको याद कैसे कर सकते हैं कि ड्राइवर है, यानी कि आप एक ड्राइवर इसको ले सकते हैं साथियों। तो ड्राइवर है वो अपने रुचि की बात कर रहा है, और रुचि उसकी किस में होती है? क्रियात्मक कार्यों के अंदर अधिक तक पाई जाती है साथियों। जो ड्राइवर होता है वो अपने जो जो चलाता है व्हीकल उसके अंदर क्रियात्मक कार्य में अपनी रुचि रखता है साथियों। ठीक है, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि रुचि वो क्रियात्मक कार्य है, तो वो किसके द्वारा? जेम्स ड्राइवर के द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है साथियों, अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? देखिए, छात्रों को दंडित करना चाहिए, छात्रों को चुटकुले से अधिगम की परिस्थिति उत्पन्न करनी चाहिए और आराम करना चाहिए। यानी कि एक अध्यापक है और वो अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ कर रहा है, क्लास के अंतर्गत आके ही उसको क्या करना चाहिए? तो क्लास के अंतर्गत आते ही उसको अधिगम की जो परिस्थिति है वो उत्पन्न करनी चाहिए। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि अगला जो 5वां जो क्वेश्चन हो जाएगा साथियों कि जो शिक्षक कक्षा में अध्यापन में उत्साही होते हैं, जो शिक्षक है कक्षा में अध्यापन में क्या होते हैं? उत्साही, इंटरेस्ट लेते हैं साथियों। तो उन विषयों के प्रति प्रवृत्ता का अभाव होता है, वे बालक में ध्यान खींचने को दिखावा करते हैं, वे अपने बालकों को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत कर लेते हैं उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वे अपने बालकों को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत करते हैं साथियों। देखिए, एक शिक्षक है और वो अपनी कक्षा के अंदर क्या दिखा रहा है? इंटरेस्ट आपको दिखा रहा है साथियों। तो उस विषय के अंतर्गत जो अभ्यर्थी हैं, जो बच्चे हैं, बालक हैं, वो भी उस सब्जेक्ट के अंदर अपना इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं साथियों। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें साथियों, बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। देखिए, किसके द्वारा किया जा सकता है? क्या महान व्यक्तियों को उदाहरण प्रस्तुत करके, स्व अध्ययन का व्याख्यान देकर, स्वयं की उदाहरण प्रस्तुत कर और नूतन साहित्य उपलब्ध करवाकर। किस प्रकार से आप बच्चों के अंतर्गत ऐसा विकास कर सकते हैं कि वह स्वयं अध्ययन करने लग जाए साथियों? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि देखिए, आप उसको लिए स्व अध्ययन की व्याख्यान देकर आप उसके अंतर्गत इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं, पढ़ने के तरीकों को बताकर, उसके लिए वो सुझाव बताकर कि बच्चे सेल्फ जो अध्ययन करेंगे तो उससे उनको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ।
ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है साथियों वह है कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक खाली जगह कार्य करना चाहिए क्या? समन्वय स्थापित करता है, सार्थक शारीरिक हाव भाव को समन्वित करता है, व्याख्यान स्थल पर स्थितिक बना रहता है, ध्वनि की तीव्रता और तरीके में परिवर्तन करता है। साथियों, कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय शिक्षक को कौन कौन से कार्य करने चाहिए? तो देखिए, शिक्षक का इसका जो सबसे सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि शिक्षक एक अध्यापक संबंध स्थापित करता है। साथियों देखिए, संबंध स्थापित नहीं करता, यानी कि सार्थक गति से उसको हाव भाव वहाँ पर अपनाने चाहिए। साथियों ठीक है, सार्थक शारीरिक हाव भाव के माध्यम से आप कक्षा में इंटरेस्ट पैदा कर सकता है। वो यदि वो एक जगह पर स्थितिक बना रहेगा तो उस कक्षा के अंदर इंटरेस्ट बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होगा। और देखिए, ध्वनि की तीव्रता और तरीके में परिवर्तन करना भी, ये भी दोनों इसके राइट आंसर हो सकते हैं। बी और सी जो है वो इसके राइट आंसर, बी और डी सॉरी, ये इसके राइट आंसर हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक गलती शायद 6वें क्वेश्चन के अंदर तो ये साथियों, उसको मैं चेक करता हूँ बार बार कि बच्चों में स्व-अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। तो बच्चों में स्व-अध्ययन की क्षमता का जो विकास है वो आपको करना है, तो वो उसके लिए देखिए आपको नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर, यानी कि नूतन साहित्य का मतलब ये हो जाता है साथियों कि आप उनके लिए किसी प्रकार की कविता, कहानी आदि की जो किताब है जिसमें बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं वो उनको उपलब्ध करवा देंगे, तो उसके अंतर्गत उनकी स्व-अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। इस स्व-अध्ययन का व्याख्यान देकर ये बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा साथियों इसके साथ ही। ठीक है, देखिए कोई भी गलती हो सकती है, लेकिन उसको मैं बार बार चेक करता हूँ साथियों और आपके लिए सही आंसर का प्रयास करता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता का प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है। मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता का प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है, यानी अधिगम में सहायक सामग्री की यहाँ पर बात की जा रही है। तो शैक्षिक टेलीविज़न या शैक्षिक प्रसारण या ओवरहेड प्रोजेक्टर या टेलीफोन, तो इसके अंदर लगाइए अपना राइट आंसर। साथियों देखिए, इसका जो अधिगम में सहायक होता है प्रत्यक्ष रूप से अभ्यर्थी की जो मदद करता है वो करता है शैक्षिक टेलीविज़न। साथियों ठीक है, शैक्षिक टेलीविज़न के माध्यम से अभ्यर्थी आसानी से पढ़ाई कर सकता है। साथियों विभिन्न प्रकार की क्लासें इसके ऊपर उपलब्ध होती हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। देखिए साथियों, अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा कि एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? तो इसके देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है कि आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम को अनुभव करने के लिए कार्य करते हैं। कि आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब व्यक्ति बाह्य कार्य के लिए अनुभव प्रदान जो संतोष प्रदान करता है, तो बिल्कुल गलत ऑप्शन ये यहाँ पर हो जाएगा साथियों। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। तो बाह्य अभिप्रेरणा है, देखिए बाह्य अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है साथियों। अभिप्रेरणा है वो दो प्रकार की हो सकती है, एक तो होती है आंतरिक अभिप्रेरणा और एक होती है आपकी बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं कि व्यक्ति स्वयं के मन में ठानकर किसी कार्य को करता है कि मुझे नौकरी लगनी है, तो मैं स्वयं वो किसी पुरस्कार की अपेक्षा रखते हैं कि मुझे कोचिंग के अंदर पुरस्कार मिले ना मिले, लेकिन मुझे नौकरी में लगना है साथियों। तो ये एक उसकी एक आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। और बाह्य अभिप्रेरणा की अब बात कर लेते हैं। तो बाह्य अभिप्रेरणा जो होती है साथियों कि कोचिंग के अंदर पुरस्कार रखा गया कि आपको एक पेन मिलने वाला है साथियों, जो अभ्यर्थी फर्स्ट आएगा, तो उस पेन को प्राप्त करने के लिए जो अभ्यर्थी प्रयास करते हैं तो उसको बाह्य प्रेरणा कहते हैं साथियों। तो ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आप समझ चुके होंगे साथियों कि बाह्य प्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। देखिए साथियों, आज हम इस कक्षा के अंदर केवल 10 ही प्रश्न करने वाले हैं साथियों। देखिए श्रृंखला पूरी हम 30 की चालू करेंगे साथियों। तो आज आपके लिए एक जो सिस्टम है वो बताया गया है कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर लिए जा रहे हैं और किस प्रकार से आप इनको हल करें और आपकी जो तैयारी है उसको ऊपर के साथियों। क्योंकि देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो भी आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा कृत्य बाल अपराध नहीं है साथियों। तो नशा करना बाल अपराध है बिल्कुल, कक्षा में नींद निकालना ये बाल अपराध की श्रेणी से देखते हैं अभी, कक्षा से भाग जाना ये बाल अपराध है, और झूठ बोलना ये भी बाल अपराध के अंतर्गत आता है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कक्षा में नींद निकालना कोई भी बाल अपराध की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है साथियों। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होता है कि बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी साथी कमेंट जरूर करें कि आगे की नेक्स्ट क्लास से करवानी है या जिसकी 10 ही क्वेश्चन की श्रृंखला चालू रखें या 30 प्रश्न की जो श्रृंखला है वो चालू रखें। और आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगली क्लास जैसे ही आएगी तो तुरंत आपके लिए डाली जाएगी साथियों, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।